जय श्री राम सभी मित्रों को। फिजिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 41 में आपका बहुत बहुत वेलकम। और आज के टॉपिक्स रहेंगे हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉनिकल पेंडुलम और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? फ्रेंड्स देखिए, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, इसमें एक पार्टिकल है, उसका कुछ मास है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो रेड कलर में जो वेक्टर है वो उसकी वेलोसिटी को दिखा रहा है। तो वेलोसिटी जहां तक है उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रखता हूं तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखता हूं तो इसको मैं बोलता हूं स्पीड कांस्टेंट है इस पार्टिकल की। ओके, तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सीधा मतलब ये है कि उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं दोस्तों, उसको हम लिखते हैं वी अपॉन आर, जैसा हम लोग जानते हैं। और चूंकि वी का कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और आर जो है रेडियस है सर्कुलर पाथ की, तो मैं ये कह सकता हूं कुल मिला के वी अपॉन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। पहली चीज तो ये रही दोस्तों हमारी, जो हमें समझने की है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन पे आते हैं। तो एक्सीलरेशन जहां तक होता है, जिस एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, उसको जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा जैसा कि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं अल्फा जो होगा वो इस केस में जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब मैं बात करता हूँ एटी, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि अल्फा जीरो है, तो इसका मतलब हुआ कुल मिला के कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आपका यहाँ जीरो हो गया। तो ओवरऑल एक रिजल्ट निकल के आया दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो जिसका परिणाम क्या होता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है। लेकिन यहाँ अभी भी एक एक्सीलरेशन जो है वो नॉन जीरो है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और जिसको डिनोट करते हैं हम एसी से। तो यहाँ पर जो नेट एक्सीलरेशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, नेट एक्सीलरेशन इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन दिस केस। अब इसको निकालने की हमारी कवायद होती है। तो पूरे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम एक जो ट्रांजेंशियल एक्सप्रेशन है वो एक्सेलेरेशन उसको जीरो मान लेते हैं, और हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं जो वो होता है आपका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। तो इसके तीन फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, वी स्क्वायर अपॉन आर भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको कहीं ओमेगा दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इसको ओमेगा इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो ये तीन एक्सप्रेशन की मदद से आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक दो प्रॉब्लम दिखाता हूं मैं आपको सॉल्व करके, जिससे आपको थोड़ा फील आएगा कि हाउ टू सॉल्व। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर और पाथ और सर्किल। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। नो वर्क इज डन ऑन इट, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, एंड इट्स वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को करने के लिए क्या है, देखिए अब ये सर्कुलर पाथ मैंने बना लिया है, ये देखिए रेड कलर में दिखा है रेडियस है, और ये कोई मास है, ये पार्टिकल है, कोई मूव कर रहा है। तो अब नो फोर वर्क डन, तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो किसी भी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी को वो इस तरीके से शो करूंगा, और इसका जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है वो एसी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सेंटीपिटल फोर्स भी आपका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन होगा। तो जहां तक वर्क की सवाल होती है, तो वर्क क्या होता है एफ डॉट डी होता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल चूंकि 90 डिग्री है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब होगा कि आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए नो एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर एक्सीलरेशन तो है ही, तो ये गलत हो गया। थर्ड पोर्शन है नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स तो लग रहा है। और फोर्थ पार्ट है इट्स वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया वेलोसिटी का मतलब होता है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इवन इफ द मैग्नीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट देन आल्सो वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो इसलिए ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, द मोशन ऑफ द बॉडी हैज कांस्टेंट। अब इनमें चार में आपको बताना है कि चार में से कौन सी चीज कांस्टेंट है। तो देखिए इस पे कैसे करेंगे, एक हमने सर्कुलर पाथ मान लिया है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया देखिए एक तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा, ठीक। और यहाँ पर अगर मैं इसको मैंने यहाँ पर बोला है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर v कांस्टेंट होगा, जैसा मैंने आपको भी समझाया था। v की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर उसका जीरो है, और जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन हो जैसे फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आप कुल मिला के कह सकते हैं एक्सीलरेशन ऑन द बॉडी है कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट नहीं है, ठीक। और मोमेंटम भी कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, एक्सीलरेशन चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी को हम चूंकि लिखते हैं हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो चूंकि सर्कुलर उसमें पाथ में करा, तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है किसी पार्टिकल की, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stone of mass 16 kg is attached to a string 144 meter long and is whirled in a horizontal circle. The maximum tension the string can withstand is 16 Newton.
मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन दैट कैन बी गिवन टू द स्टोन विदाउट ब्रेकिंग इट विल बी। अब यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर पाथ बना रखा है, ये स्टोन है, वो स्टोन जो है आपका 16 केजी का स्टोन है। ओके, इसकी मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, और ये टी मैक्स दे रखा है यहाँ पर 16 न्यूटन। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरीके के फोर्स होंगे, एक तो इसमें अंदर की तरफ होगा टेंशन, और बाहर की तरफ होगा ये आपका जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो चूंकि ये सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब ये जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में, मैक्सिमम टेंशन इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि टी मैक्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये वी क्या है, मतलब वी मैक्सिमम जो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है वो। तो यहाँ से इसको आप दोनों को इक्वेट कर दी, तो यहाँ से मामला आ जाएगा। यहाँ पर वी मैक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टी मैक्स इंटू, यहाँ से फॉर्मूला निकाल लीजिए, इंटू आर अपॉन एम। तो यहाँ से इस वैल्यू को आप जब प्लेस करेंगे तो देखिए टी मैक्स की जगह मैंने 16 रख दिया, 144 ये वैल्यू है इसकी आर की, और ये वैल्यू है एम की 16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 144 मीन 12 मीटर पर सेकेंड। ये वी मैक्स की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Three identical particles are joined together by a thread as shown in the figure. All the three particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v naught, then ratio of tensions in the three sections of the string. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बना कर रखा है, ये ओ सेंटर है, सर्कुलर पाथ यहाँ पे क्योंकि तीन स्टोन्स बने हुए हैं, सबकी लेंथ बराबर है, ठीक है। देखिए एल एल लेंथ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन सर्कुलर पाथ होंगे, तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर तीन सर्कुलर पाथ होंगे। सर्कुलर फर्स्ट जो इनर सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस एल है, बाहर वाले की 2L हो जाएगी सेंटर से, और सबसे बाहर वाले की 3L हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे सबसे बाहर वाला, अगर मैं आपसे कहूँ सबसे बाहर वाला जो स्टोन है उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जिसको आप लिख सकते हैं FC, विच इज इन दिस केस नथिंग बट M इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। जैसे मैंने आपको समझाया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और इसको बैलेंस कर रहा होगा ये अंदर की तरफ कोई, मान लीजिए कोई टेंशन T1 है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो अंदर, उसके अंदर जो ये ब्लू कलर में जो स्टोन है उसका भी एक टेंशन होगा जो कि T1 के बराबर होगा, आप कह सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर इसके रिवर्स साइड पे क्या लग रहा होगा, ये आपका T2 होगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर रहा होगा ये MR स्क्वायर, और इसी तरीके से ये वाला होगा आपका T3, तो ये वाला हो जाएगा आपका T3। तो मैं सबसे बाहर वाले का इक्वेशन पहले आपको लिख के बताता हूँ। तो देखिए T1 किसके बराबर होगा, T1 कैसे निकालेंगे, T1 जो होगा M इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सबसे बाहर वाला जो स्टोन है उसको ये फोर्स बैलेंस करने होंगे, अदरवाइज ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो T1 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आर क्या है, इस सेंटर से लेके देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 3L है, तो आप आर की जगह 3L लिख दीजिए। तो 3L M इंटू 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 3ml इंटू ओमेगा स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ उसको 3ml इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब बात करता हूँ मैं T2 की, उसके जस्ट अंदर वाला जो स्टोन है, ये जो सेकंड वाला। अब देखिए T2 को जो है इस वाले स्टोन पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं, टोटल यहाँ पर तीन फोर्सेज हैं, एक तो T2 है, ओके, एक T1 है, और एक इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ T1, ये T2 जो है T1 प्लस बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा वो कितना होगा, M इंटू रेडियस कितनी है इस वाले की सेंटर से, दैट इज 2R। तो M इंटू 2R का इसका सॉरी 2L, M इंटू 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा T2 की वैल्यू। तो इसको मैं T2 इज इक्वल टू T1 रख दूंगा, T1 की वैल्यू है 3ml ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 2ml इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल 5ml इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप T3 निकाल सकते हैं। तो T3 वाले केस में क्या होगा, T3 अब ये सबसे अंदर वाले स्टोन जो फोर्स लग रहे हैं वो T3 जो है T2 प्लस M इंटू L इंटू मेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इस वाले भी आपके एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ बाहर, और एक ये T2 लग रहा है, प्लस इसको बैलेंस करा हुआ T3। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, T2 वैल्यू है 5ml ओमेगा स्क्वायर। ओके, 5ml ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर ml ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाले का जो रेडियस है पाथ का वो है ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 6ml ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई T3 की। तो यहाँ पर जो टेंशन में रेशो पूछा है दोस्तों वो क्या है, थ्री सेक्शन पे, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं T1 रेशो T2 रेशो T3। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए T1 में कितना 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, और इसमें 6 आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर 3:5:6, क्योंकि एम एल और ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3:5:6 का रेशो आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कॉनिकल पेंडुलम। देखिए कॉनिकल पेंडुलम क्या है, बेसिकली जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो जो है उसका मूवमेंट क्या होता है, सिंपल इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये मूव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कॉनिकल पेंडुलम, इसका मतलब ये मैंने एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मैंने इसमें जो है इसको फिक्स कर रखा, इसमें इधर बॉब बांध दिया है एक पर्टिकुलर ये लेंथ को, इसको मैंने एल मान लिया है, ठीक है। और इसको जो कोन होता है उसकी सरफेस पे घूम रहा है एक तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से करेगा तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, ये इसका सर्कुलर पाथ होगा, तो ये कॉनिकल शेप में हो गया, इसलिए इसको हम कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो इसमें जो टेंशन होगा दोस्तों वो इस तरीके से होगा, ये टेंशन हो गया। अब ये बॉब पर जो है एक वेट काम कर रहा होगा, उस वेट को मैं मान लेता हूँ mg, ठीक है। अब मैं इसको ये थोड़ा कलर चेंज करके देखिए आपको दिखाता हूँ, ये जो है
इस पर एक फोर्स काम करेगा बाहर की तरफ, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, विच इज नथिंग बट एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर ये रेडियस आर है सर्कुलर पाथ की, पार्टिकल का मास या बॉब का मास एम है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो वी है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर मैं इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन से अगर एंगल थीटा बनाता है, तो दिस दिस पर्टिकुलर टेंशन वुड बी हैविंग टू कंपोनेंट्स। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये वाला होगा टी कॉस थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा आपका टी साइन थीटा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर दो फोर्सेज होंगे जो बैलेंस करेंगे। एक इक्वेशन तो बनेगी वर्टिकल फोर्सेज की, मतलब टी कॉस थीटा जो है वो बैलेंस किससे करेगा, एम जी को, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल वाले, मतलब टी साइन थीटा, ये बैलेंस करेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। तो ये दो इक्वेशन की मदद से मैं टेन थीटा निकालता हूँ सबसे पहले। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो टेन थीटा कम्स आउट टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यू कैन सी दिस, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, तो ये टेन थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ से वी निकाल लीजिए आप। तो वी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मुझे वेलोसिटी में मेरा इंटरेस्ट है, तो आई कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एज आर जी इंटू टेन थीटा। अब ये आपका जो आपका v इक्वल टू आर जी टेन थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, टाइम पीरियड, क्योंकि ये आपका पेंडुलम की तरह काम कर रहा है, कॉनिकल पेंडुलम। तो हम इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो लेट इट बी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ टेंशन के लिए हमने यूज किया है। तो स्मॉल टी इज नथिंग बट डिस्टेंस। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, पूरे एक सर्किल का चक्कर लगाने में आपको कितना डिस्टेंस करना पड़ता है, टू पाई आर, सर्कमफ्रेंस हो गई टू पाई आर, क्योंकि सर्कुलर पाथ की रेडियस आपकी आर है, तो टू पाई आर होगा डिवाइडेड बाई द स्पीड। ये स्पीड आप निकाल चुके हैं, वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा। तो ये आपका हो गया टाइम पीरियड। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो वैल्यू आ जाएगी अब आपकी, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, तो टू पाई तो ये हो गया दोस्तों, और ये देखिए ऊपर भी आ रहा है और नीचे आ रहा है, तो ऊपर ये रह जाएगा आर अपॉन, नीचे वाला आर जो है एक कैंसिल कर देगा, तो ये जाएगा जी टेन थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुल मिला के ये जो आंसर आएगा आपका टाइम पीरियड का, वो आ जाएगा टू पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा यहाँ से देखिए दोस्तों, टेन थीटा अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, तो टेन थीटा क्या होगा यहाँ से, टेन थीटा होगा, मतलब टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा सिंपल, मैं लिख सकता हूँ इसको टू पाई अंडर रूट साइन आर साइन, सॉरी, ये हो जाएगा जी जी टेन थीटा है ना, तो दिस वुड बी आर आर, सॉरी आर आर अपॉन जी साइन थीटा और कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा दोस्तों। तो अभी आर कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ से देखिए, आर ये जो लेंथ है इसकी, ये कॉस थीटा, उसमें क्या रिलेशन है, आर कॉस थीटा इज नथिंग बट दिस। तो आप उसको ओवरऑल लिख सकते हैं, आप उसको कुल मिला के ये लिख देंगे टू पाई, और सॉल्व करके तो आर कॉस थीटा मतलब ये हो जाएगा एल कॉस थीटा अपॉन जी, क्योंकि साइन थीटा की मैंने वैल्यू लिख दी है। साइन थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई यहाँ से टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर आर अपॉन एल। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर है आर अपॉन एल के बराबर। तो इस तरीके से हम ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करता हूँ, a string of length L fixed at one end carries a mass m at the other end. The string makes 2 by pi revolutions per second around the axis through the fixed end as shown in the figure. The tension in the string. अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी देखिए रिवोल्यूशन पर सेकंड में, तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए 2 पाई f से, तो 4 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब ये जो आपका सर्कुलर पाथ दे रखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया डेरिवेशन में, यहाँ से एक तो आप साइन थीटा देख लीजिए, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से आर अपॉन एल। ओके, तो आर अपॉन एल हो गया पहली चीज, और मैंने यहाँ से ओमेगा निकाल लिया, तो यहाँ पर भी फोर्सेज होंगे, जैसे मैंने देखा वेट है, और ये बाहर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, अब एक जैसे मैंने आपको समझाया था, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये वाला हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो यहाँ से उसी डेरिवेशन को अगर हम यूज करेंगे, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज ये आपका एंगुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर रखिए, देखिए दिस इंप्लाइज टी इंटू साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आर अपॉन एल, तो आर अपॉन एल लिख दिया यहाँ से, और एम की जगह एम लिखा, आर की जगह मैंने क्या, ये क्या लिखा है मैंने आपका यहाँ पर देखिए, एल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, टी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एम इंटू एल इंटू फोर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया, यहाँ देखिए एम से एम कट गया, सॉरी एम नहीं कटेगा, ये टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, टी इज इक्वल टू 16 इंटू एम एल, क्योंकि फोर का स्क्वायर हो गया ये, और ये एल से एल कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के टी की वैल्यू 16 इंटू एम इंटू एल के बराबर होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m 1 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज अ मास ऑफ 100 ग्राम्स। द स्ट्रिंग मेक्स अंडर रूट 5 बाई पाई रिवोल्यूशंस पर सेकंड, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ठीक है, इसमें भी सिंपल है, देखिए ये डायग्राम मैंने बना के रखा है, मास की वैल्यू दे रखी है 100 ग्राम्स, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो इससे ओमेगा निकाल लीजिए 2 पाई एफ करके, 2 अंडर रूट 5 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब इसके आगे का काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, टी
यहाँ पर टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ से देखिए टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम की जगह मैंने एम ही लिखा, और आर की जगह मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर की जगह लिख सकता हूँ एल साइन थीटा, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था मैंने, इंटू एल साइन थीटा लिख दिया आर की जगह, और इस बाहर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, एम की जगह मैंने लिखा 100 ग्राम, तो ग्राम को मैं किलोग्राम बना लेता हूँ 10⁻3। ओके, इंटू, और ये कितना है, एल की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, तो 1 लिख दिया, और ओमेगा कितना है यहाँ पर 2√5 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो 2√5 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20। ओके, तो कुल मिला के ये सब ये आ जाएंगे आपके ये सॉरी -3 100 इंटू -3, तो ये सो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन का आपका वो आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या पूछना है यहाँ पे, इसमें इंक्लिनेशन पूछा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ओके, तो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन टी, बस यहाँ से आंसर आया कॉस थीटा का। इंक्लिनेशन मतलब एंगल चाहिए, तो एम की जगह मैंने 100 इंटू 10⁻³ -3 लिखा, इंटू जी की वैल्यू मैंने 10 लिखी और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है कॉस थीटा, 1/2 का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू, हो गया यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी पार्ट इज ऑप्शन इज 60 डिग्री। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, इट्स टाइम पीरियड इज t1। When the string makes an angle of 60 degree, the time period is t2. Find t1 square upon t2 square। बहुत सिंपल चीज है। देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, इसके लिए सिंपल आपको जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी टाइम पीरियड का, ठीक है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 2 पाई कॉन्स्टेंट है, लेंथ इज कॉन्स्टेंट एंड जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो यू कैन से टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कॉस थीटा। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 इज नथिंग बट 45 डिग्रीज, और थीटा 2 इज नथिंग बट 60 डिग्रीज। ठीक है, तो cos 45 इज 1/√2 एंड cos 60 इज 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो दिस इज √2, तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो √2 के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इन दिस केस बिकम्स करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप करके प्रैक्टिस करके इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपना बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं का आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय श्री राम।